नमस्कार साथियों, सीडीपी 5 का पंच में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं इस सीरीज की 50वीं कड़ी यानी हाफ सेंचुरी लेके आया हूं। मुझे इस कड़ी को, इस एपिसोड को प्रस्तुत करते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है, क्योंकि ये एक छोटा सा प्रयास था। बदलते हुए टीचर एग्जाम के, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम है, टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम है, उसका जो बदलता हुआ स्वरूप है, जिसमें अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, अवबोधन स्तर के प्रश्न और प्रयोग स्तर के प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये एक प्रयास था कि ऐसे प्रश्नों को सोचते समय, करते समय, हल करते समय किस तरह की निर्माणवादी सोच होनी चाहिए। तो ये एक प्रयास है शिक्षक समुदाय में निर्माणवादी सोच को विकसित करने का। तो मैं बहुत हर्ष के साथ ये महसूस करता हूं कि जो इस प्रयास में लगातार हम काम कर रहे हैं और आपके सामने इस कड़ी के लगातार इस सीरीज के एपिसोड्स लेते आ रहे हैं। तो आगे भी अपना स्नेह और प्यार बरकरार रखिएगा। चलिए इस कड़ी को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। टीचर्स नीड टू क्रिएट अ गुड classroom environment to facilitate children's learning. To create such a learning environment, which of the given statement is not true? बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक कक्षीय परिवेश का, एक अच्छे कक्षीय परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा गया है। तो पहला कथन इसमें हमें मिलता है कंप्लायंस विथ टीचर, अध्यापकों के अनुसार काम करना। तो यह हमें सरासर गलत दिखता है, क्योंकि अध्यापकों के अनुसार अब काम नहीं करना, यह तो टीचर सेंट्रिक हो गया, और टीचर सेंट्रिक वर्क अब हमें नहीं करना है। अध्यापक केंद्रित अब हमें काम नहीं करना है। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड, बच्चों को स्वीकार करना बिल्कुल करना है, यानी समावेशन, इंक्लूसिवनेस की बात करी जा रही है। समावेशन करना है। पॉजिटिव टोन ऑफ द टीचर, अध्यापक का सकारात्मक रुख, ये भी बिल्कुल रहेगा, क्योंकि अब टीचर को सकारात्मक रहना है। अप्रूवल ऑफ द चाइल्ड एफर्ट, बच्चे जो स्वीकार करना, जो करना चाहते हैं प्रयास, उसकी स्वीकृति, यानी हम क्या देख रहे हैं? ऑटोनॉमी, स्वायत्तता। और यहां पे हम क्या देखते हैं? सेंसिटाइजेशन। संवेदनशीलता। तो ये तीन कथन ठीक है, और तीनों के हमने एनसीएफ के हिसाब से संकल्पनाएं भी देखी। तो उत्तर यहां पे पहला होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स, अकॉर्डिंग टू यू विच वन ऑफ दिस इज ट्रू? लड़के और लड़कियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? अब अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो पहली स्टेटमेंट है बॉयज शुड हेल्प इन हाउस होल्ड कोरस, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। ऑल बॉयज शुड बी टॉट साइंस एंड गर्ल्स होम साइंस, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। गर्ल शुड हेल्प इन हाउस होल्ड कोरस, लड़कियों के घर को कामों में सहायता करनी चाहिए। बॉयज शुड हेल्प इन एक्टिविटीज आउटसाइड द होम, लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। अगर इनको देखें तो हमसे जो ट्रू पूछा गया है कि यानी जो रूढ़िवादी नहीं है, तो पहले हम ये जानते हैं कि रूढ़िवादिता कौन सी है। हमारे पास जो ट्रेडिशनल वर्क है, जो कि प्रिजुडिस दिखता है हमें, वो कौन कौन सा काम है, और उसके हिसाब से फिर बाकी काम को हम देख सकेंगे। तो यहां पे हम कैसे कैसे कथन पाएंगे? लड़कों को साइंस पढ़ाई जाए, लड़कियों को होम साइंस, लड़कों को विज्ञान, लड़कियों को गृह विज्ञान।
तो ये एक प्रिजुडिस्ड है, स्टीरियोटाइप है, ये रूढ़िवादी है, तो इसे हम नहीं स्वीकार कर सकते। गर्ल शुड हेल्प इन हाउस होल्ड कोरस, लड़कियों को घर के काम करने चाहिए। बॉयज शुड हेल्प इन आउटसाइड द होम, लड़कों को बाहर के काम करने चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो बॉयज शुड ऑल्सो हेल्प इन हाउस होल्ड कोरस, लड़कों को भी घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। ये यहां पर हम देख सकते हैं कि ये रूढ़िवादिता को तोड़ने वाला कथन हो सकता है, इसीलिए उत्तर हमें पहला दिखता है जहां पर रूढ़िवादिता को तोड़ा गया है, स्टीरियोटाइप हैज बीन ब्रोकन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टू बी एन इफेक्टिव टीचर इट इज इंपॉर्टेंट टू, प्रभावशाली अध्यापिका या अध्यापक होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो पहली चीज देखें, फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग रेदर देन ग्रुप एक्टिविटी। अब यहां पर हमें इंडिविजुअलाइज लर्निंग तो करनी है, व्यक्तिगत अधिगम तो करना है, लेकिन समूह गतिविधि को छोड़कर रेदर देन करके, तो समूह गतिविधि को अगर हम छोड़ने की बात कर रहे हैं तो यह गलत हो गया कि हम समूह गतिविधि के बजाय, तो हमें समूह गतिविधियां भी करनी है और व्यक्तिगत भिन्नता को भी लेके चलना है। नेक्स्ट देखें, अवॉइड डिसरप्शन कॉज्ड ड्यू टू क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, अवॉइड डिसरप्शन ड्यू टू क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की, तो जहां पर व्यवधान देखा जा रहा है प्रश्न पूछने को, क्वेश्चनिंग इज सीन एज अ डिसरप्शन, तो वो कभी निर्माणवादी कक्षा नहीं हो सकती। दैट कैन नॉट बी अ कंस्ट्रक्टिव क्लास बिकॉज क्वेश्चनिंग इज द टूल ऑफ द स्टूडेंट्स। प्रश्न हमेशा बच्चों के उपकरण होते हैं। नेक्स्ट देखें, बी इन टच विथ एवरी ईच एंड एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे से संपर्क में रहना, यह बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि जब हम बच्चे से संपर्क में रहते हैं तब हम बच्चे को इंस्ट्रक्शन, डायग्नोसिस, फीडबैक और रेमेडी प्रोवाइड करवा पाते हैं। जब हम बच्चे से संपर्क में रहते हैं तभी हम बच्चे को अनुदेशन, निदान, प्रतिपुष्टि और उपचार प्रदान कर पाते हैं। तो इसीलिए यहां पे उत्तर तो तीसरा देखेगा, चौथे को भी देख लेते हैं। डिक्टेटिंग आंसर, एम्फसाइज डिक्टेटिंग आंसर, पुस्तकों में से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। तो फिर से हम जब उत्तरों को लिखा रहे हैं, डिक्टेट करवा रहे हैं, तो ये एक गलत ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। Which one of the following is not a suitable, not पूछा गया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क, कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है, नहीं है पूछा गया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब हमारे पास क्या हुआ, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब हुआ लर्निंग, हम असेसमेंट की बात कर रहे हैं तो असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो फॉर्मेटिव रचनात्मक आकलन होता है अधिगम के लिए आकलन। अब देखें किसमें यह संदर्भ नहीं निकलता है। प्रोजेक्ट, तो परियोजना में तो हम कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन में भी ये कर सकते हैं, रैंकिंग द स्टूडेंट्स, बच्चों को योग्यता क्रम में निर्धारित करना, ये नहीं होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्योंकि हम तो यहां बच्चे के अधिगम के लिए आकलन कर रहे हैं। बच्चे को हम योग्यता क्रम में क्यों बांटेंगे, यहां पर तो हम बच्चे का जब अधिगम के लिए आकलन करते हैं तो निदान करेंगे, प्रतिपुष्टि करेंगे, हम साथ साथ जब अधिगम है उसके दौरान उसका उपचार करेंगे, और इसके लिए खुले अंत वाले प्रश्न, मुक्त अंत प्रश्न बिल्कुल होंगे, जिससे कि हम बच्चे की कठिनाइयां पहचान सकें। तो प्रोजेक्ट रहेगा, परियोजना, ऑब्जर्वेशन रहेगा, अवलोकन रहेगा और खुले अंत वाले प्रश्न रहेंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन रहेंगे जब हम
रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं, रैंकिंग नहीं की जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां प्रश्न है, डेफिशिएंसी इन एबिलिटी टू राइट एसोसिएटेड विथ इंपेयर्ड हैंड राइटिंग इज अ सिम्टम ऑफ। विकृत लिखावट से संबंधित होने के कारण लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है? अब यहां पर दो चीज है, सबसे पहले लिखने की क्षमता में कमी है और दूसरा हैंडराइटिंग खराब है। तो डिस्प्रेक्सिया हमने देखा किससे होता है? डिस्प्रेक्सिया हमेशा हमें मोटर डेफिशिएंसी दिखाई देती है। डिस्प्रेक्सिया गामक विकार है या डिसऑर्डर कहें, जबकि जब हम डिस्कैल्कुलिया की बात करेंगे तो डिस्कैल्कुलिया कौन सा है हमारे पास? ये मैथ डिसऑर्डर है। डिस्कैल्कुलिया गणित विकार है। फिर हम बात करें डिसलेक्सिया की, तो डिसलेक्सिया कैसा है? डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर है। डिसलेक्सिया एक पठन विकार है। और लिखावट का जो विकार है वो कौन सा है? तो लेखन यानी राइटिंग डिसऑर्डर। तो लेखन विकार पूछा गया है तो इसलिए उत्तर डिस्ग्राफिया होगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आए होंगे। 5 प्रश्न और उससे भी बेहतर उनके 5 एक्सप्लेनेशन। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, हमारे साथ बने रहिए। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।